आज की हमारी बातचीत एक ऐसी चीज के बारे में है जो जो हर तरफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जैसे टूल्स के बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि हम और आप जैसे आम लोग सच में इसका इस्तेमाल कुछ बनाने, कुछ कमाने के लिए कर सकते हैं, या ये सब बस बड़ी टेक कंपनियों का एक नया खेल है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ कहानियां हैं कि कैसे लोग बिना कोड लिखे छोटे छोटे बिजनेस खड़े कर रहे हैं, कुछ लेख हैं जो बता रहे हैं कि एआई से वेबसाइट को गूगल में कैसे ऊपर लाया जाए, और कुछ रिसर्च भी है जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी नई नौकरियों की बात कर रही है। तो चलो इस एआई के मायाजाल को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और हवा हवाई बातें क्या हैं। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है। ये काम करने, पैसे कमाने और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी जड़ से बदल रहा है। हम देखेंगे कि अवसर कहाँ है, लेकिन उससे भी ज़रूरी वो कौन सी चुनौतियाँ और जोखिम हैं जिन पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले उस चीज़ की बात करते हैं जो सबसे आसान लगती है, कंटेंट बनाना। ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो स्क्रिप्ट। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा, और सच कहूँ तो मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। बात सिर्फ ये नहीं है कि एआई कंटेंट लिख सकता है, बल्कि ये है कि वो अब विशेषज्ञता की नकल कर सकता है। मतलब एक स्रोत बताता है कि लोग एआई का इस्तेमाल उन विषयों पर पूरे अधिकार के साथ लिखने के लिए कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें शायद कुछ भी नहीं पता। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एआई एक वर्चुअल असिस्टेंट से कहीं ज़्यादा बन गया है। वो एक तुरंत का एक्सपर्ट बन गया है, कह सकते हैं। स्रोतों के अनुसार लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स की तुलना करते हुए बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू लिखने के लिए, भले ही उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को कभी इस्तेमाल ना किया हो। अच्छा। हाँ, या फिर किसी खास डाइट प्लान पर एक गाइड लिखने के लिए बिना किसी न्यूट्रिशन की डिग्री के। 1 घंटे के अंदर कोई भी किसी भी विषय का जानकार बन सकता है। यही तो डराने वाली बात भी है, और अवसर भी। पर क्या ये सिर्फ लेख लिखने तक ही सीमित है? मैंने ईमेल कैंपेन और विज्ञापनों के बारे में भी पढ़ा। हाँ बिल्कुल। एक उदाहरण दिया गया है कि आप चैट जीपीटी को कमांड दे, एक वेबिनार को प्रमोट करने के लिए 5 दिन की ईमेल सीरीज लिखो, और एआई आपको आकर्षक हेडलाइन और क्लिक करवाने वाले कॉल टू एक्शन बटन के साथ पूरी सीरीज तैयार करके दे देगा। यही नहीं, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका बड़ा रोल है। वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराने के लिए सही कीवर्ड्स ढूंढना एक बड़ा काम होता था। अब एआई टूल्स सेकंडों में सीड कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की लिस्ट बना देते हैं। एक मिनट, लेकिन विज्ञापन कॉपी लिखने में तो क्रिएटिविटी लगती है, इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ लगती है। क्या एआई सच में ऐसी कॉपी लिख सकता है जो किसी त्योहार पर या किसी इमोशनल मौके पर लोगों से जुड़ सके, या ये सिर्फ 50% ऑफ जैसे सीधे साधे विज्ञापनों तक ही सीमित है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी के लिए एआई सीधे साधे फॉर्मूला पर आधारित विज्ञापनों में बहुत अच्छा है, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक समझ की बात है, वहां अभी भी इंसानी क्रिएटिविटी की जरूरत है। हालांकि एआई आपको 10 अलग-अलग आइडिया दे सकता है, अच्छा। जिनमें से किसी एक को आप अपनी क्रिएटिविटी से बेहतर बना सकते हैं। तो वो एक शुरुआती बिंदु बन रहा है। समझ गया। और इसी कंटेंट की दुनिया में एक और चीज है जिसने मुझे चौंका दिया, यूट्यूब ऑटोमेशन। मतलब ऐसे चैनल जो बिना किसी के कैमरे के सामने आए चल रहे हैं और कमा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। एआई की मदद से आप बिना अपना चेहरा दिखाए चैनल बना सकते हैं। स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिए गए हैं, जैसे एनिमेटेड कहानियां बनाना, जहां एआई आपके लिए तस्वीरें और एनिमेशन तैयार कर देता है, या फिर दार्शनिक कंटेंट जैसे स्टोइक जर्नल चैनल जीवन के बड़े सवालों पर वीडियो बनाता है। एआई की मदद से ऐसी स्क्रिप्ट लिखना और उसके लिए विजुअल्स ढूंढना बहुत आसान हो गया है। या फिर विज्ञान या इतिहास जैसे मुश्किल विषयों को छोटे छोटे समझने में आसान वीडियो में बदलना। और ये सब उस बड़े सपने से जुड़ता है जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब एक बार मेहनत करो और फिर जिंदगी भर कमाओ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार एआई की मदद से ई-बुक या कोई डिजिटल कोर्स बना लेते हैं और फिर वो हमेशा बिकता रहता है। लेकिन पैसिव इनकम का ये आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, क्या उतना ही है? क्या एआई से बनी ई-बुक सच में बिकती है? क्या बाजार पहले से ही ऐसे कंटेंट से भरा हुआ नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोतों में एक चेतावनी भी छिपी है। पैसिव इनकम का मतलब बिना काम के इनकम नहीं है। एआई आपको प्रोडक्ट बनाने में तो मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग,
उसे बाजार की जरूरतों के हिसाब से अपडेट रखने और ग्राहकों के सवालों का जवाब देने का काम वो अभी भी इंसानों का है। सही बात है। एआई से बनी हजारों ई बुक्स आज अमेज़न पे पड़ी हैं जिन्हें कोई नहीं खरीदता क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं की गई है। तो इसे सेमी पैसिव इनकम कहना ज्यादा सही होगा। दरवाजे तो खुलते हैं पर दरवाजे के पार का रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कंटेंट बनाना एक बात हुई जहां आपको अपनी मेहनत भी लगानी होगी, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो अमन सिंह वाली कहानी है। मतलब बिना कोडिंग की एक भी लाइन लिखे एक पूरी कंपनी खड़ी कर देना जो हर महीने लगभग $3200 कमा रही है। ये तो गेम ही बदल देता है। ये हुआ कैसे? उनकी कहानी नो कोड रेवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक बहुत ही छोटी लेकिन असली समस्या को पकड़ा। रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी के बारे में आकर्षक विवरण लिखने में घंटों बर्बाद करते हैं। उन्होंने इस काम को ऑटोमेट करने के लिए 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल किया। पहला, Bubble.io। Bubble.io। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी ऐप का इंटरफेस यानी जो यूजर को दिखता है वो बना सकते हैं, कोई कोडिंग नहीं। तो ऐप का बाहरी ढांचा Bubble.io से बन गया, पर उसका दिमाग कहां से आया? वो असली काम कैसे करता है? उसके लिए उन्होंने 2 और चीजों को जोड़ा। दूसरा था Make.com, जो एक तरह का डिजिटल गोंद है। ये अलग-अलग ऐप्स और सर्विसेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो है OpenAI API। अच्छा, वो इसका दिमाग है। बिल्कुल। रियल एस्टेट एजेंट बस प्रॉपर्टी की कुछ जानकारी डालते हैं। Make.com उस जानकारी को OpenAI API के पास भेजता है और API एक शानदार बिक्री बढ़ाने वाला डिस्क्रिप्शन तैयार करके वापस भेज देता है। उनका बिजनेस मॉडल बहुत सरल है। एजेंट हर महीने $29 देते हैं और उनका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। लेकिन क्या Bubble.io जैसे प्लेटफॉर्म पर बने ऐप्स मतलब बड़ी कंपनियों के ऐप्स की तरह स्केल कर सकते हैं, या ये सिर्फ छोटे माइक्रो समाधानों के लिए अच्छे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी तकनीकी सीमा है। नो कोड प्लेटफॉर्म्स बड़े पैमाने पर जैसे कि फेसबुक या नेटफ्लिक्स की तरह स्केल करने के लिए नहीं बने हैं। ये माइक्रो सैस यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स के लिए बेहतरीन है। ये उन छोटी छोटी समस्याओं को हल करते हैं जिन्हें बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर देती हैं, और यहीं पर छोटे उद्यमियों के लिए अवसर बनता है। ये बात उन चर्चाओं से भी जुड़ती है जो रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। लोग कहते हैं कि ज्यादातर एआई ऐप्स तो बस OpenAI के ऊपर एक रैपर या कवर है, लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक शक्तिशाली तकनीक को किसी खास समूह की जरूरत के हिसाब से ढालना वही तो असली वैल्यू बनाना है। बिल्कुल, और इसी सोच पर आधारित कई और आइडिया भी है, जैसे किसी खास इंडस्ट्री के लिए फॉर्म बनाने वाले टूल। मान लीजिए डॉक्टरों के लिए मरीजों की जानकारी लेने वाले फॉर्म बनाना जो हिपा जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करते हों। हाँ, ये तो बहुत खास जरूरत हो गई। या फिर कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल करने वाला टूल जो आपके एक लंबे YouTube वीडियो को 5 अलग-अलग लिंक्डइन पोस्ट, 10 ट्वीट और एक Instagram कैरोसेल में अपने आप बदल दे। या फिर टैटू आर्टिस्ट के लिए एक बुकिंग सिस्टम जिसमें क्लाइंट अपना डिजाइन अपलोड कर सके और डिपॉजिट भी दे सके। ये सब माइक्रो समस्याएं हैं जिनके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, कंटेंट ऑटोमेशन, नो कोड बिजनेस। लेकिन मेरा शक्की दिमाग ये सोच रहा है कि अगर ये इतना आसान है तो जरूर कोई बड़ा कैच होगा। क्या हम किसी बड़े जोखिम को नजरअंदाज कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही जगह पे शक कर रहे हैं, और ये जोखिम बहुत गंभीर हो सकते हैं, खासकर कंपनियों के लिए। एक कानूनी विश्लेषण पर आधारित स्रोत कुछ बड़े खतरों के बारे में बताता है। पहला है एल्गोरिथमिक डिसगॉर्जमेंट। एल्गोरिथमिक डिसगॉर्जमेंट? ये क्या है? ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। अगर कोई कंपनी अपने ग्राहकों के डेटा का इस्तेमाल बिना इजाजत के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए करती है, तो उसे न केवल वो डेटा डिलीट करना पड़ सकता है, बल्कि उस डेटा से बना पूरा एआई मॉडल और एल्गोरिदम भी नष्ट करना पड़ सकता है। क्या इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? हाँ, एवर एल्बम नाम के एक कंपनी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। उन्होंने यूजर्स की तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना अपने फेशियल रिकॉग्निशन एआई को ट्रेन करने के लिए किया था। जब ये बात सामने आई तो अमेरिका की FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने उन्हें सब कुछ डिलीट करने का आदेश दिया। उस एआई को बनाने में लगे करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। और कॉपीराइट का क्या?
अगर कोई एआई से कोई तस्वीर या लेख बनाता है तो उसका मालिक कौन है? ये दूसरा बड़ा कानूनी सिरदर्द है। अमेरिका का कॉपीराइट ऑफिस इस पर बहुत साफ है। वो कहते हैं कि वो एआई द्वारा पूरी तरह से बनाई गई कला या लेखन को कॉपीराइट नहीं करेंगे, क्योंकि उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो अगर आपकी कंपनी एआई से कंटेंट बनाकर उसे अपनी बौद्धिक संपदा मान रही है, तो कानूनी तौर पर आपकी उस पर कोई मिल्कियत नहीं है। मतलब कोई भी उसे कॉपी कर सकता है? कोई भी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक और जोखिम के बारे में पढ़ा जो शायद हम सब अनजाने में ले रहे हैं, ट्रेड सीक्रेट का नुकसान। बिल्कुल, मैं सोच रही थी ये कितना आसान है। मान लीजिए मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मुझे अगली तिमाही की रणनीति पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है। मैं जल्दी में चैट जीपीटी में जाके लिख दूंगा, हमारी कंपनी के इन सीक्रेट सेल्स आंकड़ों के आधार पर एक मार्केटिंग प्लान का ड्राफ्ट बनाओ, और बस। कंपनी का सारा गोपनीय डेटा ओपन एआई के सर्वर पर चला गया। कर सकते हैं। कंपनी ने अपना सबसे बड़ा राज खुद ही बाहर दे दिया। ये तो सिर्फ कानूनी और सुरक्षा के जोखिम है, व्यवहारिक सीमाएं भी तो होंगी। निश्चित रूप से। एक स्रोत बताता है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स के पास रियल टाइम डेटा नहीं होता। वो आपको ये नहीं बता सकता कि गूगल ने कल अपने एल्गोरिदम में क्या बदलाव किया है। यहीं पर एक एसईओ एक्सपर्ट जॉन ओजोस की सलाह बहुत काम की है। वो कहते हैं एआई का इस्तेमाल कंटेंट का पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए मत करो। अच्छा, तो फिर किस लिए करें? बल्कि एक इंसान द्वारा लिखे गए कंटेंट को बेहतर बनाने, उसमें सुधार करने और उसे सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल करो। यानी एआई को अपना असिस्टेंट बनाओ, बॉस नहीं। ये बहुत काम की सलाह है। और इसके अलावा एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एक अकादमिक पेपर नाइजीरिया के संदर्भ में कुछ ऐसी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो हर विकासशील देश पर लागू होती हैं, जैसे बिजली और तेज इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, अच्छे एआई टूल्स की ऊंची कीमत और सबसे बड़ी बात, इन एआई मॉडल्स का स्थानीय भाषाओं, मुहावरों और संस्कृति को ठीक से ना समझ पाना। ये दिखाता है कि ये दौड़ हर किसी के लिए बराबर की नहीं है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक तरफ तो बिना कोडिंग के बिजनेस बनाने और कंटेंट तैयार करने के जबरदस्त अवसर हैं, दूसरी तरफ कानूनी पचड़े, डेटा लीक और पक्षपात जैसे गंभीर खतरे हैं। ये सब बहुत उलझा हुआ है। और इस पूरी उलझन के केंद्र में एक नया स्किल उभर रहा है जिसके बारे में हमारे स्रोत बार बार बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सिर्फ एआई से सवाल पूछना नहीं है, ये एआई से सही, सटीक और रचनात्मक तरीके से बात करने की कला और विज्ञान है। ये एआई को ऐसे निर्देश देने की क्षमता है ताकि वो ठीक वही आउटपुट दे जो आपको चाहिए, न कि कोई सामान्य सा जवाब। एक एकेडमिक स्रोत इसे डिजिटल श्रम का नया रूप कह रहा है। मतलब ये कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होगी कि आपके पास कौन सा एआई टूल है, बल्कि इस पर कि आप उस टूल से कितने अच्छे से बात कर पाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वैश्विक बाजारों में अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई नौकरी की श्रेणी है जो आज मौजूद है। ये एक अनुवादक की तरह है जो इंसानी इरादों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। आज के स्रोतों ने हमें दो अलग अलग रास्ते दिखाए हैं। एक रास्ता है एआई का इस्तेमाल उन कामों को करने के लिए जो आसान है, जो दोहराए जाते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का सामान्य सा डिस्क्रिप्शन लिखना। यहाँ एआई आपकी जगह ले सकता है। दूसरा रास्ता है एआई का इस्तेमाल अपनी गहरी विशेषज्ञता को और बढ़ाने के लिए, जैसे एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एआई की मदद से किसी एथलीट के प्रदर्शन के विशाल डेटा का विश्लेषण कर रहा है ताकि उसकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जा सके। हाँ, यहाँ एआई आपकी जगह नहीं ले रहा, वो आपकी क्षमता को 10 गुना बढ़ा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है ना? बिल्कुल, एक काम में एआई आपकी जगह ले रहा है, दूसरे में एआई आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा, बल्कि ये है कि मैं अपनी मौजूदा स्किल्स और विशेषज्ञता के साथ एआई को कैसे जोड़ सकता हूं ताकि कुछ ऐसा नया और मूल्यवान बना सकूं जिसे गूगल या ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां भी आसानी से कॉपी ना कर पाएं। शायद असली अवसर यहीं छिपा है।